आज जो है पार्ट 2 के बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए देखते हैं जो जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम डीसी रिले, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी रिले, डीसी न्यूट्रल रिले, शेल्फ टाइप, प्लग इन टाइप और उनके कंपैरिजन, फिर डीसी पोलर रिले और कंपैरिजन बिटवीन ट्रैक और लाइन रिले के बारे में जानेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं मोस्टली जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो है डीसी रिले। डीसी रिले क्या है? डीसी रिले वो रिले है जिसमें कि डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इसके कॉइलों में दी जाने वाली सप्लाई जो रिले को ऑपरेट करता है, वो सप्लाई की बात की जा रही है, तो वो डीसी सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर ऐसा रिले जिसके कॉइलों में हम डीसी सप्लाई देते हैं और उससे वो रिले फंक्शन करता है, वो सभी रिले डीसी रिले हैं। तो डीसी रिले का इस्तेमाल हम ज़्यादातर सिग्नलिंग सर्किट में जो रिले इस्तेमाल करते हैं सभी डीसी रिले हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिले हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का इस्तेमाल होता है और एसी रिले का इस्तेमाल नहीं होता है अब। तो मोस्टली जो हम रिले पढ़ते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है डीसी रिले। डीसी रिले में फिर कैटेगरी है। डीसी रिले को अगर हम बात करें तो डीसी न्यूट्रल रिले है और डीसी पोलर रिले है। न्यूट्रल रिले, इसका मतलब क्या है कि उसमें पोलरिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप R1 R2 जो उसके कॉयल हैं उसमें आप कैसी भी पोलरिटी दे दीजिए, R1 पे पॉजिटिव दे दें या R2 में पॉजिटिव दे दें, रिले एक जैसा ही बिहेव करेगा। सेम सेट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बनेगा जब रिले पिकअप होगा। लेकिन पोलर रिले ऐसा नहीं है। पोलर रिले में जो कॉयल है उसमें R1 पे पॉजिटिव देंगे तो वो एक सेट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएगा और R2 में पॉजिटिव देंगे तो दूसरे सेट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पोलरिटी पे डिपेंडेंट होकर वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करेगा। और पोलर रिले में एक खास बात और है कि उसके जो है ड्रॉप कॉन्टैक्ट, डी एनर्जाइज कॉन्टैक्ट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। जब रिले डी एनर्जाइज कंडीशन में है, जब उसके कॉयल में कोई भी सप्लाई नहीं दी गई है, तो उस केस में रिले के कॉन्टैक्ट, बैक कॉन्टैक्ट जैसे हम कह सकते हैं, बैक कॉन्टैक्ट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट डीसी रिले, जो अभी हमने देखा है, अभी हमने जाना है डीसी रिले के बारे में कि डीसी सप्लाई से काम करने वाला रिले डीसी रिले। तो डीसी रिले को अगर हम कैटेगरी में हमने डाला है तो वो हमने बोला है कि डीसी न्यूट्रल रिले और डीसी पोलर रिले। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिले आर डीसी न्यूट्रल रिले। डीसी पोलर रिले का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है। और डीसी न्यूट्रल, मोस्ट ऑफ द रिले जो है वो डीसी न्यूट्रल रिले है। तो डीसी न्यूट्रल रिले में फिर हम देखते हैं क्या कैटेगरी है। तो डीसी न्यूट्रल शेल्फ टाइप भी हो सकता है, प्लग इन टाइप भी हो सकता है। शेल्फ टाइप हम पहले इस्तेमाल करते थे, आजकल लगभग ऑलमोस्ट रेलवे से ख़त्म हो चुका है। कहीं कहीं ओल्ड इंस्टॉलेशन में शायद देखने को मिल जाए। वैसे नए गाइडलाइन के हिसाब से अब हमें शेल्फ टाइप रिले का इस्तेमाल नहीं करना है। प्लग इन टाइप रिले हो सकते हैं, तो मोस्टली प्लग इन टाइप रिले हम इस्तेमाल कर रहे हैं। शेल्फ टाइप रिले में ट्रैक रिले और लाइन रिले हो सकते हैं। प्लग इन टाइप में भी ट्रैक रिले, लाइन रिले हो सकते हैं। और ट्रैक रिले हो चाहे लाइन रिले हो, शेल्फ हो चाहे प्लग इन टाइप हो, वो एसिमनाइज्ड भी होंगे और नॉन एसिमनाइज्ड भी होंगे। दोनों वैरायटी के रिले हो सकते हैं। ये डीसी न्यूट्रल रिले का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें योक दिखाया गया है, रिले के कॉयल दिखाए गए हैं, रिले में मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फोर्स ऑफ लाइन दिखाया गया, आर्मेचर को कैसे वो अट्रैक्ट करता है वो बताया गया है, रेजिडुअल पिन के बारे में डायग्राम में दिखाया गया है, पोल फेज बताया गया है। तो इस तरह से एक स्कीमेटिक डायग्राम है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे के स्लाइडों में समझ पाएंगे। डीसी न्यूट्रल रिले, तो पहले हम डीसी न्यूट्रल की बात करते हैं क्योंकि पोलर रिले में वैरायटी मैंने बताया कि बहुत कम होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम डीसी न्यूट्रल रिले के बारे में पढ़ते हैं। तो डीसी न्यूट्रल रिले में दो कैटेगरी है, ट्रैक रिले और लाइन रिले। ट्रैक रिले कौन से? जो ट्रैक से सीधी जुड़ी हुई, ट्रैक सर्किट की जो सप्लाई है, जो रेल में जो सप्लाई दी हुई है उससे जो रिले पिकअप हो रही है, डायरेक्टली ट्रैक से जो कनेक्टेड है, वो ट्रैक रिले है। और लाइन रिले कौन से हैं? अदर देन जो भी ट्रैक रिले है वो लाइन रिले है। और
दोनों में शेल्फ टाइप और दोनों में प्लग इन टाइप के रिले अवेलेबल है। और इसके अलावा स्पेशल फीचर रिले है जो कि डीसी न्यूट्रल रिले के कैटेगरी में ही है, लेकिन उसमें स्पेशल फीचर होते हैं। स्पेशल फीचर एज पर सर्किट रिक्वायरमेंट उसमें डाले जाते हैं और तैयार किया जाता है फैक्ट्री लेवल पे। तो उसमें कुछ डिलेड ऑपरेशन का हो सकता है, कुछ बायस्ड रिले है, कुछ एसी इम्यूनाइज्ड रिले है और लैच रिले है, या इस तरह से और भी रिले हो सकते हैं। कुछ इसमें जो चेंजेस हैं वो फैक्ट्री लेवल पे करते हैं, कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट लगा के जैसे रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड वगैरह लगा के भी हम उसमें स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शेल्फ टाइप रिले। शेल्फ टाइप रिले का ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह देख लेंगे, समझ लेंगे। इसमें पहला जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में मोस्टली क्या है, कॉयल है, कोर है, तो एक कम्बिनेशन है पूरा। उसमें दो तीन चीज़ें हैं, कॉयल है, योक है और कोर है। तो ये सारा मिला के जो कम्बिनेशन बन रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। नेक्स्ट 2 नंबर पे रेजिडुअल पिन दिया गया है। रेजिडुअल पिन जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होगा, वो कॉपर या ब्रास का होगा, जो कि पोल फेस और आर्मेचर के बीच एक एयर गैप मेंटेन रखेगा, दोनों को आपस में मिलने से रोकेगा। इसी तरह से आर्मेचर है। आर्मेचर जो कि एक तरफ से हिंज्ड है, वो एक तरफ से वो मूव करने के लिए हिंज्ड किया गया है, क्योंकि एक साइड से वो हिंज्ड रहेगा और दूसरे साइड में उसमें प्ले रहेगी या उसमें चाल दी जा सकती है। जब मैग्नेट उसको पुल करेगा तो वो ऊपर नीचे उठेगा या डी एनर्जाइज कंडीशन में नीचे की तरफ गिरेगा। तो इस तरह से हिंज्ड आर्मेचर है। उसके बाद आर्म स्प्रिंग है। आर्म स्प्रिंग जो है, जो आर्मेचर के साथ जो जुड़ा हुआ वो दैट इज आर्म स्प्रिंग। और उसके बाद फ्रंट कॉन्टैक्ट, बैक कॉन्टैक्ट, और उसके बाद कॉन्टैक्ट चेम्बर, फिर कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स, कॉन्टैक्ट कॉयल टर्मिनल। उसके बाद योक जो दोनों कॉयलों के बीच में जो आयरन का जो कोर है उसको जो मिलाता है वो दैट इज योक। एक लो रिलेक्टेंस पाथ देता है, मैग्नेटिक पाथ देता है, ताकि जो दोनों कोरों को आपस में उसके फ्लक्स को मिला के एक पाथ बनाया जा सके। तो इससे के जो भी कंपोनेंट्स ये है, पार्ट्स है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइडों में देखेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जितने भी शेल्फ टाइप रिले हैं, चाहे वो प्लग इन टाइप शेल्फ टाइप रिले में चाहे ट्रैक रिले हो चाहे लाइन रिले हो, वो सभी में 2 कॉयल होंगे और दोनों कॉयलों को सीरीज़ या पैरेलल में हम कर सकते हैं। और कॉयल जो है, कॉयल के पास ही जो है, कॉयल का जो ऊपरी सिरा है उसमें एक योक है जो कि इस मैग्नेटिक दोनों कॉयलों के बीच जो मैग्नेटिक पाथ है उसको कपल करता है, उसको पाथ को, रास्ते को देता है। और उसके बाद इसके कॉयल के बॉटम साइड में अगर हम बात करें तो उसमें पोल फेस है, जो कि एक तरह से नॉर्थ और साउथ पोल बना के आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो वो पोल फेस जो है वो इनसाइड द चेम्बर है, एक तरह से हम कह सकते हैं इनसाइड द ग्लास चेम्बर है। नेक्स्ट देखते हैं रेजिडुअल पिन। तो आर्मेचर में 2 इस तरह के कॉपर और या ब्रास का पिन होगा, जो कि मैग्नेट पोल को आर्मेचर से मिलने से रोकता है, दोनों के बीच एयर गैप मेंटेन रखता है। और इसके बाद आर्मेचर एक फ्लैट आयरन पीस है, जो कि रिले के कॉयल में सप्लाई होती तो पोल फेस आर्मेचर फ्लैट पीस को जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और आर्मेचर के साथ जो है एक कॉन्टैक्टों का सेट लगाया जाता है जिसे आर्म स्प्रिंग कहते हैं। आर्म स्प्रिंग में मैक्सिमम 6 कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, 6 स्प्रिंग हो सकते हैं, उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। और स्प्रिंग के जो हिस्सा जो कॉन्टैक्टों के साथ टच होता है उसको कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट स्प्रिंग। कॉन्टैक्ट स्प्रिंग का जो सिरा होता है, एक तरफ तो वो आर्मेचर से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो उसका सिरा है वो फॉर्क शेप होता है, मतलब वो फैला हुआ था, चिमटे की तरह वो फैला होता है,
एक सिरा जब वो उठता है तो एक ऊपर का सिरा जो है फ्रंट कॉन्टैक्ट के साथ कांटेक्ट बनाता है, जब वो ड्रॉप होता है तो उसका निचला सिरा जो है बैक कांटेक्ट के साथ संबंध बनाता है, कांटेक्ट बनाता है। तो इस तरह से फॉक्स शेप्ड जो है उसका कांटेक्ट होता है। उसके बाद इसके बाद जो है फ्रंट कांटेक्ट कौन सा है, तो फ्रंट कांटेक्ट जो है वो आर्मेचर के साथ जो पिकअप होने पे, आर्मेचर कांटेक्ट के साथ जो कांटेक्ट पिकअप होने पे बनता है, रिले के पिकअप होने पे या एनर्जाइज कंडीशन में जो कांटेक्ट आर्मेचर कांटेक्ट के साथ बनता है वो फ्रंट कांटेक्ट है। और ये जो फ्रंट कांटेक्ट है ये SiG एलिमेंट का होता है, सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड ग्राफाइट। ये SiG एलिमेंट क्या है, SiG एलिमेंट के बारे में अगर हम कहें तो ये एक इसमें सिल्वर की प्रॉपर्टी मतलब सिल्वर मटेरियल होता है और ग्राफाइट होता है, दोनों के कम्बिनेशन से बनाया जाता है। सिल्वर का क्या रोल है, सिल्वर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एक बेहतर मटेरियल है। और ग्राफाइट जो है उसमें रिफ्रैक्टरी नेचर होता है, मतलब वो हाई टेम्परेचर हाई करंट से वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं या बिखरता नहीं है, तो मतलब वो मजबूती के लिए जो है ग्राफाइट। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से एक कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं जिसको हम SiG कहते हैं। तो SiG से फ़ायदा क्या हुआ, एक तो उसमें वो हार्डनेस आ गई, हार्ड फ्यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि वो मटेरियल जो है जल्दी से पिघलेगा नहीं ज़्यादा करंट पे और ज़्यादा टेम्परेचर को भी वो बर्दाश्त कर पाएगा, साथ साथ बेटर हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो दे सकता है सिल्वर के कारण। उसके बाद बैक कांटेक्ट जो है वो कांटेक्ट है जो कि आर्मेचर कांटेक्ट जो जिस कांटेक्ट के साथ रिले डी एनर्जाइज कंडीशन में बनता है उसको हम बैक कांटेक्ट कहते हैं। और बैक कांटेक्ट जो है वो सिल्वर, उसमें उसके टिप में सिल्वर एलिमेंट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रंट कांटेक्ट जो है वो कार्बन का होता है और जो बैक कांटेक्ट होता है वो मेटल का होता है और जो आर्मेचर है वो भी मेटल का होता है। तो अगर हम इस तरह के रिले की बात करें तो ये कार्बन टू मेटल टू कार्बन जो है ये रिले है, मेटल टू कार्बन कांटेक्ट वाले रिले हैं। इसके बाद कांटेक्ट चेंबर, जो पूरा कांटेक्ट जो मूव कर रहा है या इनसाइड जो है जो कनेक्शन है जिसमें आर्मेचर मूव कर रहा है वो सारा जो है कांटेक्ट चेंबर से घिरा रहता है, ग्लास वॉल्ड है। और इस कांटेक्ट चेंबर के ऊपरी भाग में हमारे कांटेक्ट टर्मिनल्स होते हैं, फ्रंट आर्मेचर कांटेक्ट, फ्रंट कांटेक्ट और बैक कांटेक्ट, और साथ ही साथ रिले के कॉयल होते हैं। तो रिले के कॉयल की तरफ से अगर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आर्मेचर कांटेक्ट, फिर फ्रंट कांटेक्ट और उसके बाद बैक कांटेक्ट। तो इन कांटेक्टों का रोल क्या है, इन कांटेक्टों का रोल ये है कि जो भी हम वायरिंग करेंगे इन कांटेक्ट टर्मिनलों पे करेंगे। ये कांटेक्ट टर्मिनल से आप सप्लाई रिले के अंदर दे सकते हैं और रिले के अंदर से फिर जब कांटेक्ट बनता है तो दूसरे टर्मिनल से सप्लाई बाहर आएगी। तो नॉर्मली हम आर्मेचर पे सप्लाई देंगे और फ्रंट रिले पिकअप होगी तो वही सप्लाई फ्रंट कांटेक्ट से बाहर आ जाएगी, और जब ड्रॉप होगी तो बैक कांटेक्ट से सप्लाई बाहर आ जाएगी। तो इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाई देने के लिए जो कि आगे किसी सर्किट को ऑपरेट करता है उसके लिए हम कांटेक्ट टर्मिनलों को एज ए वायरिंग जो है यूज़ करते हैं। कांटेक्ट कॉयल टर्मिनल में 3 टर्मिनल होते हैं, चूँकि 2 कॉयल है तो उसको सीरीज़ में पैरेलल और कनेक्शन देने के लिए 3 टर्मिनल हमें चाहिए होता है। तो इन 3 टर्मिनलों के द्वारा हम 2 रिले कॉयलों को सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो हमें रिले कॉयल में सप्लाई देनी है उन तारों की भी वायरिंग इसी में करते हैं। नेक्स्ट है योक जो है वो एक मेटल पीस है जो कि कॉयल के बीच में जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसको आपस में जोड़ता है और उससे लो रिलेक्टेंस पाथ जो है वो देता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फ्लो हो सके। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट स्क्रू डायग्राम में दिखा स्क्रू को, तो वो जो है रिले कॉयल के और कांटेक्ट टर्मिनलों के बीच में होता है। वो स्क्रू एक लंबा सा स्क्रू होता है जो कि जब हम उसको लगा देते हैं तो वो आर्मेचर पे जाके मतलब अंदर जाके आर्मेचर पे टिकता है, जिससे आर्मेचर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के समय, स्टोरेज के समय ये लगा होना चाहिए जब तक हम इसको स्टेशन पे रिले की वायरिंग ना कर ले, नॉर्मली तब तक इसको निकालना नहीं चाहिए। और बिफोर कमीशनिंग
इसको निकालना ज़रूरी है, ताकि रिले को सप्लाई अगर हम दें तो रिले तभी पिकअप हो पाएगी जब ये ट्रांसपोर्ट स्क्रू निकाला गया होगा। और ट्रांसपोर्ट स्क्रू को निकालने के बाद उस जगह में जो होल रह जाता है उसको कवर करने के लिए रिले के साथ एक छोटा सा स्क्रू दिया जाता है, जो कि उसमें लगा दिया जाता है, नहीं तो डस्ट जो है अननेसेसरी अंदर जाके कॉन्टैक्टों को ख़राब करेगी। नेक्स्ट ये डायग्राम है, डायग्राम ये एक्चुअल डायग्राम है, तो डायग्राम देख के समझा जा सकता है। वही चीज़ जो पहले स्केच के रूप में था उसको डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डीसी न्यूट्रल शेल्फ टाइप रिले की वर्किंग फीचर। इसमें क्या फीचर है, नॉर्मली हम काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा से देख लेंगे। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल इज एनर्जाइज एंड अट्रैक्टिव टॉर्क एक्ट्स ऑन द आर्मेचर बिलो टू रेज इट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में सप्लाई दी जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्मेचर को अपने तरफ खींचेगा, और उस आर्मेचर के साथ आर्म स्प्रिंग है जो कि ऊपर की तरफ उठेगा और फ्रंट कांटेक्ट को मेक कर देगा, फ्रंट कांटेक्ट को आर्मेचर के साथ बना देगा। और जब सप्लाई रिमूव कर लेंगे, रिले कॉइल से सप्लाई हटा लेंगे या कम कर देंगे, तो आर्मेचर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, तो आर्मेचर ड्रॉप हो जाएगा अपने भार के कारण। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अपने वजन के भार के कारण वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, और इस तरह से आर्मेचर कॉन्टैक्ट का संबंध जो है बैक कॉन्टैक्ट के साथ हो जाएगा। तो एज़ पर डिज़ाइन अगर हम बात करें तो शेल्फ टाइप अगर कोई रिले हमने देखा है तो ट्रैक रिले और लाइन रिले में कोई ख़ास अंतर नहीं है। कॉन्टैक्ट की संख्या थोड़ी कम ज़्यादा होती है और उस हिसाब से कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। नॉर्मली डिज़ाइन वाइज जो है ट्रैक रिले और लाइन रिले एक जैसे ही है। नेक्स्ट है प्लग इन टाइप रिले। अभी हमने जो बात करी थी शेल्फ टाइप रिले की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं प्लग इन टाइप रिले। प्लग इन टाइप रिले में जो कंस्ट्रक्शनल फीचर है उसमें क्या है, ख़ास बातें हैं, क्योंकि मोस्टली हम जो अब रिले इस्तेमाल करेंगे लाइन पे कर रहे हैं तो वो प्लग इन टाइप रिले हैं। तो प्लग इन टाइप रिले के बारे में थोड़ा और बेहतर ढंग से समझेंगे। शेल्फ टाइप रिले हमने इसलिए पढ़ा कि वो शेल्फ टाइप रिले में जो चीज़ें हैं वो हमें रिले की वर्किंग को समझाने में थोड़ा सा बेहतर चांस देता है, या वो हम बेहतर ढंग से रिले की वर्किंग को समझ सकते हैं। इसीलिए शेल्फ टाइप रिले को पढ़ना ज़रूरी है समझने के लिए कि रिले की वर्किंग कैसी है। उसके कॉन्टैक्टों को आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कैसे वो मूव करता है। तो अगर हमने शेल्फ टाइप की वर्किंग समझ ली है तो आगे चल के हमें प्लग इन टाइप रिले को समझना या उसकी वर्किंग को समझना आसान हो जाता। तो अब देखेंगे कि प्लग इन टाइप रिले में क्या फीचर्स हैं, वर्किंग इसमें क्या कंस्ट्रक्शनल फीचर है। तो सबसे जो ख़ास बात है इसमें वो ये है कि इसमें जो है एक स्टैंडर्ड प्लग बोर्ड है सभी रिले के लिए जो कि कॉमन है। मतलब जो प्लग बोर्ड है, जो रिले जिस पे हम रिले को फिट करते हैं, वो प्लग बोर्ड जो है वो एक जैसा ही है सभी रिले के लिए, चाहे वो ट्रैक रिले हो, चाहे ECR हो, चाहे नॉर्मल एसिम्नाइज्ड रिले हो, किसी भी टाइप का रिले हो, सभी का प्लग बोर्ड जो बेस है या प्लग बोर्ड है वो एक जैसा ही है। उसके बाद प्लग सॉकेट्स आर काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन। तो ये जो प्लग बेस है ये या प्लग बोर्ड है ये क्या काम करता है, तो ये इंटरकनेक्शन करता है। इंटरकनेक्शन किसके बीच, रिले के कांटेक्ट के बीच और तारों के साथ जो हम कनेक्टर लगाते हैं उसके बीच कांटेक्ट बनाने के लिए प्लग बोर्ड का इस्तेमाल होता है। और इसमें एक ख़ास बात होती है कि रिले को होल्ड करने के लिए एक रिटेनिंग क्लिप लगाते हैं जो कि रिले को बेस के साथ होल्ड करके रखता है। उससे दो फ़ायदे, एक तो रिले गिरता नहीं और दूसरा उसके कांटेक्ट भी ब्रेक नहीं होते। अगर ये नहीं लगा होगा तो रिले ना भी गिरे तो भी ऐसा हो सकता है चांस कि गाड़ी के धड़कनों से धीरे धीरे रिले जो है एक तरफ झुक जाए और कुछ कांटेक्ट बनना बंद हो जाए। तो इसीलिए ये रिटेनिंग क्लिप जो है वो बहुत ज़रूरी है लगा होना, हर एक रिले पे लगा होना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें जो है जो हम कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर का क्या रोल है, हम रिले पे डायरेक्ट वायरिंग कुछ नहीं करते, हम जो वायरिंग करते हैं वो कनेक्टर पे करते हैं। और कनेक्टरों को जो है हम बेस प्लग पे हम इंसर्ट कर देते हैं और इंसर्ट करने के बाद वो लॉक हो जाता है।
और उसको निकालने के लिए हमें फिर टूल चाहिए होता है, प्रॉपर टूल लेके ही हम उसको अनलॉक कर सकते हैं और अनलॉक होने के बाद ही उसको निकालना पॉसिबल है। इसके बाद जो है, जो ये हम कनेक्टर लगाते हैं तो कनेक्टर को कैसे तार के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें एक तो क्रिम्पिंग करते हैं, क्रिम्पिंग करके उसको दबा दिया जाता है और साथ ही साथ उसको सोल्डरिंग करते हैं ताकि कोई मॉइस्चर या हाई रेजिस्टेंस इन फ्यूचर डेवलप ना हो और कनेक्शन जो है वो पक्का हो जाए। और इसके लिए हम उसमें क्रिम्पिंग भी करते हैं और सोल्डरिंग भी करते हैं। इसमें एक और ख़ास चीज़ है, चूँकि सभी का बेस प्लग एक जैसा है तो ऐसा हो सकता है कि हम ट्रैक रिले को किसी दूसरे के बेस में लगा दें, मतलब रिले वहाँ कुछ और लगा है और हमने जब रिले रिप्लेस किया तो उसके जगह हमने ट्रैक रिले लगा दिया, तो ऐसा चांस ना हो। या कोई नॉर्मल रिले उसके जगह ईसीआर लगा दिया, तो इससे बचने के लिए एक पिन और होल का अरेंजमेंट किया गया, जिसके 16 पिन और 16 होल्स का अरेंजमेंट है, जिसमें कि एट ए टाइम एक रिले में 5 पिन और होल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ये पिन मैच नहीं कर रहा, पिन और होल का कम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा बेस के साथ और रिले का मैच नहीं कर रहा, सेम टू सेम नहीं है, तो रिले प्लग बेस में इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा और इंसर्ट जब तक नहीं होगा तो इसके कॉन्टैक्ट्स जो है बन नहीं सकते, कनेक्टर और रिले के कॉन्टैक्ट का आपस में कोई भी संबंध नहीं होगा, तो इसलिए कोई भी वर्किंग पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट और क्या है ख़ास बात, एक ख़ास बात और ये है कि इसमें रिले को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ कॉन्टैक्ट फिक्स्ड होते हैं और कुछ जो है मूवेबल कॉन्टैक्ट होते हैं। तो मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है, जितने भी आर्मेचर कॉन्टैक्ट है वो आर्मेचर से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सारे मूवेबल कॉन्टैक्ट हैं। और जितने भी फ्रंट या बैक कॉन्टैक्ट है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं रहता, वो अपनी जगह पे रुके रहते हैं। सिर्फ आर्मेचर कॉन्टैक्ट जो है अपने मूवमेंट के द्वारा जो है कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट की पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए और हर एक कॉन्टैक्ट में प्रेशर एक जैसा हो, तो उसको एडजस्ट रखना और उसी पोजीशन में होल्ड रखने के लिए एडजस्टमेंट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और मूविंग जो कॉन्टैक्ट है, जो कि आर्मेचर कॉन्टैक्ट है, उसकी पोजीशन, उसको पोजीशन प्लस उसके मूवमेंट के लिए ऑपरेटिंग आर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटिंग आर्म जो है वो आर्मेचर के साथ जो है वो अटैच रहता है। आर्मेचर जब मूव करता है तो ऑपरेटिंग आर्म भी मूव करता है और ऑपरेटिंग आर्म मूव करने के कारण सारे आर्मेचर कॉन्टैक्ट जो है वो मूव करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट कार्ड और ऑपरेटिंग आर्म के द्वारा सभी कॉन्टैक्टों में प्रेशर लगभग एक जैसा मेंटेन करना पॉसिबल हो पाया है। इसके बाद एक हेलिकल स्प्रिंग दिया गया है, ये जिसे पुशर स्प्रिंग भी कहते हैं। इसका काम क्या है कि जब रिले डीएनर्जाइज कंडीशन में हो तो बैक कॉन्टैक्ट को प्रेशर के साथ बना के रखा जाए और फ्रंट सप्लाई जब ब्रेक होती है या सप्लाई जब हटा ली जाती है तो जो रिटर्न टॉर्क है या वापस आने के लिए जो दबाव है वो हेलिकल स्प्रिंग देता है। तो क्यू सीरीज़ के रिले में जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो मेटल टू कार्बन होते हैं और मेटल टू कार्बन जो है वो नॉन प्रूफ टाइप कॉन्टैक्ट होते हैं और साथ ही साथ इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट है वो इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट है, वो सारे इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट है। अगर किसी रिले में जितने फ्रंट है और जितने बैक है दोनों को अगर ऐड कर दें तो उतनी संख्या में उसमें आर्मेचर कॉन्टैक्ट है, तो इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट है, मतलब सभी फ्रंट और सभी बैक के लिए सेपरेट या इंडिपेंडेंट आर्मेचर है, आर्मेचर कॉन्टैक्ट है। नेक्स्ट इसका डायग्राम, रिले बेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आर्मेचर, पुशर स्प्रिंग, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इस चीज़ को आप डायग्राम में देख सकते हैं। हील पीस जो है कॉयल के बैक एंड के साथ जो है लगा हुआ है 13 नंबर पे, और ये जो है इस पे बहुत सारा स्ट्रक्चर जैसे आर्मेचर वगैरह इस पे जो है इसके साथ अटैच किया जाता है, इसके साथ बांधा जाता है एक तरह से। नेक्स्ट है कि इसका डायग्राम समझने के लिए कि ये रिले किस तरह से काम करता है, तो इसको भी देख के हम डायग्राम को समझ सकते हैं। कॉयल में सप्लाई जो है, जो रिले जितने वोल्ट का है उतने वोल्ट की सप्लाई इसके कॉयल में दी जाएगी, तो उसमें मैग्नेट फ्लक्स बनेगा, वो आर्मेचर को अपने तरफ पुल करेगा तो उसका जो दूसरा सिरा है वो कॉन्टैक्ट को बनाएगा, मूवेबल कॉन्टैक्ट हो, मूवेबल कॉन्टैक्ट बनने के कारण फिर जो है ऊपर वाले कॉन्टैक्ट बन जाएंगे जो नॉर्मली ओपन है,
और क्लोज कॉन्टैक्ट जो बैक कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाएंगे। इस तरह से ये है। यहाँ पे जो नॉर्मली ओपन है वो इसका मतलब है फ्रंट कॉन्टैक्ट, और नॉर्मली जो क्लोज्ड है वो बैक कॉन्टैक्ट। इसके बाद डीसी न्यूट्रल जो प्लग इन टाइप रिले, उसमें अगर हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें, बेस है। तो बेस का मतलब क्या है, ये एक वन मोल्डिंग मटेरियल का है, मतलब पूरा जो बेस है वो एक ही मटेरियल का एक मोल्डिंग में बना हुआ। और इसमें क्या है कि ये रिले बेस की हम बात कर रहे हैं, प्लग बेस की बात नहीं कर रहे, रिले बेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है कि जितने कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट निकल के जो है रिले बेस में आते हैं, और बाद में जो है जब रिले को हम प्लग करते हैं तो वही कॉन्टैक्ट जो है कनेक्टर के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। और ये सभी कॉन्टैक्ट वो कॉयल का कनेक्शन होता है, तो कॉयल के कनेक्शन के लिए भी कॉन्टैक्ट पिन है या रिले के कॉन्टैक्ट है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ उसके नीचे फिर हमारी कोडिंग पिन अरेंजमेंट है। तो ये सारा रिले बेस में है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक ही इसमें कॉयल का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो है एक बार मैग्नेट कोर हो गया, और इसमें एल शेप्ड जो है हील पीस होता है दैट एक्सटेंड अबव टू द फ्रंट, सामने की तरफ जाता है। और इसके बाद आर्मेचर, तो आर्मेचर जो है इट इज़ माउंटेड ऑन द फॉस्फर ब्रोंज पिवट प्लेट रिवेटेड टू द हील पीस। ये जो मैंने पहले बताया था कि हील पीस के साथ जो है आर्मेचर को रिबिट करते हैं। एक तरह से आर्मेचर इस तरह से रिबिटेड रहता है कि वो मूव कर सके। और आर्मेचर के जो निचला सिरा है जो कि पोल फेस के तरफ है, उसके साथ जो है एक रेजिडुअल पिन डाल दिया जाता है, लगाया जाता है, जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, और ताकि वो पोल फेस के साथ मतलब चिपक ना जाए। और अगर लैच रिले है, मैग्नेटिक लैच रिले, तो उसमें कोई इस तरह का पिन का अरेंजमेंट नहीं होगा। पुशर स्प्रिंग जो हेलिकल स्प्रिंग है वही है, हमने पहले डिस्कस किया। कॉन्टैक्ट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट में जो है फ्रंट कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट होता है, उसको फिक्स्ड कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो उसको एडजस्टमेंट कार्ड से एडजस्ट करते हैं। और जो ऑपरेटिंग आर्म है, ऑपरेटिंग आर्म जो है आर्मेचर कॉन्टैक्ट को मूव कराता है। तो ऑपरेटिंग आर्म का डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग आर्म का काम जो है वो जितने भी मूव होने वाले कॉन्टैक्ट है आर्मेचर कॉन्टैक्ट, उसको मूव कराना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसमें स्प्रिंग और कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जितने भी ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम स्प्रिंग, और इसके सामने के सिरे में जो चीज़ लगी हुई उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट। इसके बाद डीसी न्यूट्रल रिले में और क्या है, इसमें फ्रंट और बैक कॉन्टैक्ट जो है ये किस तरह से है, ये इंडिपेंडेंट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। और मेटल टू कार्बन के कॉन्टैक्ट होते हैं इसमें। और एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है इसमें, पूरे इसको चीज़ों को कवर करने के लिए। जितने भी इसमें आइटम्स है वो सारा उससे कवर हो जाता है। और सिर्फ बैक साइड में जो है रिले के बेस में कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट निकले रहते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जो है कवर हो जाती है इससे, ट्रांसपेरेंट कवर से। उसके बाद हैंडल है, हैंडल का काम है रिले को बेस प्लग से बाहर निकालने के लिए, और रिटर्निंग क्लिप को उसमें होल्ड करने के लिए ये है। रिटर्निंग क्लिप हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद प्लग बोर्ड, तो प्लग बोर्ड भी एक ही मोल्डिंग, एक पीस सेम मोल्डिंग का होता है। प्लग बोर्ड या प्लग बेस जिसे हम कह रहे हैं, उसको हम रैक में फिट करते हैं नट बोल्ट के द्वारा, और इस प्लग बोर्ड में रिले को हम प्लग करते हैं। तो जितने भी हमारी कनेक्टर है वो प्लग बोर्ड या प्लग बेस में उसको डाला जाता है, और उसके अंदर इसके लिए स्लॉट बने हुए हैं। और स्लॉट के द्वारा जो है कनेक्टर और रिले के कॉन्टैक्ट्स का आपस में संबंध, वहाँ पे हर एक स्लॉट में कनेक्टर के साथ रिले के कॉन्टैक्ट जो है वो आके मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट बन जाता है। तो एक एक अगर हम स्लॉट की बात करें तो उसके कॉलम बने हुए हैं, टोटल 4 कॉलम है, और 4 कॉलम में कॉन्टैक्ट्स के लिए 32, एक एक में 8, इसके हिसाब से 32 स्लॉट्स हैं। और उसके नीचे जो है दो और है, मतलब उस स्लॉटों का हम लोगों ने नाम दिया हुआ है ABCD।
तो ए कॉलम, कॉलमों का नाम ABCD दिया हुआ है। तो कॉलम जो ए है, ए कॉलम के नीचे की तरफ जहाँ पे 8 स्लॉट ख़त्म हो गए, उसके बाद 2 स्लॉट और है जो कि रिले के कॉयल का R1 और R3 को शो करता है, उसके लिए बना हुआ है। और डी कॉलम में जहाँ 1 से 8 ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर 2 स्लॉट बने हुए जो कि रिले कॉयल का R2 और R4 को शो करता है। मतलब रिले अगर एक कॉयल का है तो R1 R2 इस्तेमाल होगा, R3 R4 जो है वो अनकनेक्टेड रहेगा या वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। अगर कोई डबल कॉयल वाला रिले है तो R1 R2 में भी हमें कनेक्शन करने हैं और R3 R4 में भी कनेक्शन करने हैं। और मैक्सिमम 16 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉसिबल है क्यू सीरीज रिले में। मैक्सिमम जो है 16 कम्बिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसके बाद जैसे हमने बताया कि कॉयल के कनेक्शन के लिए 4 स्लॉट है, तो वो कॉयल्स के कनेक्शन को उसमें टर्मिनेट किए जा सकते हैं, कनेक्टर को, वायर को वहाँ कनेक्टर के द्वारा टर्मिनेट किए जा सकते हैं। और कनेक्टर को निकालने के लिए जो है वो स्पेशल टूल आता है, और कनेक्टर को लगाने के लिए इंसर्ट करने से पहले उसको क्रिम्पिंग और उसमें सोल्डरिंग करना चाहिए। साथ ही साथ डिज़ाइन पर्पस से एक चीज़ की गई, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के रिले हैं जिसमें कि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स 2F1B से लेके 8F8B या 12F4B डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्ट्स कम्बिनेशन हो सकते हैं अलग अलग टाइप के रिले में। कुछ ECR, कुछ ट्रैक रिले या कुछ लैच रिले, अलग अलग टाइप के रिले, तो अलग अलग कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से कुछ डिज़ाइन स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। उसमें से कुछ इस तरह से किया गया कि कुछ कॉन्टैक्ट हमेशा अगर होंगे उसमें तो वो फ्रंट कॉन्टैक्ट ही होंगे, कुछ कॉन्टैक्ट जो है बैक कॉन्टैक्ट के लिए रिजर्व रखा गया, और कुछ कॉन्टैक्ट जो बच जाते हैं उसको जो है फ्रंट या बैक दोनों में से किसी में के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ कॉन्टैक्ट जो है वो फ्रंट कॉन्टैक्ट के लिए रिजर्व रखा गया, कुछ कॉन्टैक्ट जो है वो बैक कॉन्टैक्ट के लिए रिजर्व रखा गया, और कुछ कॉन्टैक्ट जो है, जो बचे हुए कॉन्टैक्ट है, वो उसमें वो फ्रंट भी हो सकता है और बैक भी हो सकता है। तो ये जो भी कॉन्टैक्ट है वो फैक्ट्री से जब रिले का निर्माण होकर आ रहा है तो तभी डिसाइडेड रहता है, या इसका एक्सटेंडेड पैटर्न है जो कि डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो उसको हम साइड पे चेंज नहीं कर सकते कि हमने चाहा कि यहाँ पे फ्रंट कॉन्टैक्ट को हमने बैक कॉन्टैक्ट बदल दिया, या यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट को शिफ्ट कर दिया, ये बैक कॉन्टैक्ट की जगह थी वहाँ पे हमने फ्रंट कॉन्टैक्ट को चेंज कर दिया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद रिले में मैन्युफैक्चरर एक सील लगाता है, तो उस सील को जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए, और रिले के कवर को खोल के किसी कॉन्टैक्ट में एडजस्टमेंट या कोई भी कॉन्टैक्ट में कोई कार्बन है उसको साफ़ करना, या कोई भी एडजस्टमेंट करना, या कोई भी किसी कारण से कोई भी रिपेयरिंग वर्क करना जो है वो अलाउ नहीं है साइट पर। उसके लिए अगर डिफेक्टिव रिले है तो उसको रिप्लेस करना है, और आवश्यकता के अनुसार उसको कंपनी में भेजना है। ये रिले बेस है। रिले बेस का जो प्लग बेस है वो उसका डायग्राम है, एक फ्रंट व्यू है पहला और फिर बैक व्यू है। तो इस तरह से इसमें देखा जा सकता है कि कॉलम है, 4 कॉलम है ए से लेके डी तक, और ए में 2 एक्स्ट्रा स्लॉट है और डी में 2 एक्स्ट्रा स्लॉट है। इसके बाद नेक्स्ट है ये कॉन्टैक्ट के बारे में, जो कि फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। तो A1 से लेके A4, B1 से लेके B4, C1 से लेके C4 और D1 से लेके D4, ये कॉन्टैक्ट अगर होगा तो हमेशा ये फ्रंट कॉन्टैक्ट होगा। अगर बैक कॉन्टैक्ट की हम बात करें तो बैक कॉन्टैक्ट जो कि रिजर्व है वो A5 से लेके A8 और D5 से लेके D8। तो बीच के B वाले के बारे में बात नहीं करना है, A5 से लेके A8 और D5 से लेके D8। तो ये अगर कॉन्टैक्ट होंगे तो ये हमेशा बैक कॉन्टैक्ट होंगे। ये 4 कॉन्टैक्ट जो है बैक के लिए रिजर्व है। ऐसा भी बताया गया है। और बीच में जो है 4 कॉन्टैक्ट जो B5 से लेके B8 और C5 से लेके C8 तक है, ये फ्रंट कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं या बैक कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं, जैसा भी रिले है उस पर डिपेंड करेगा। तो कंपनी जो है वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाती है। लेकिन हम लोग की जानकारी के लिए ये है कि ऊपर के जितने भी कॉन्टैक्ट है वो फ्रंट होंगे, उसके बाद जो नीचे के 4 कॉन्टैक्ट ये हमेशा बैक होंगे,
और बीच के ये जो कॉन्टैक्ट है B5 से लेके B8 और C5 से लेके C8, ये किसी रिले में फ्रंट भी हो सकता है, किसी रिले में बैक भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर हम कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट क्यू सीरीज़ की बात करें तो जो स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट है वो कौन कौन से लाइन रिले में 12/4B, 8F8B, 8F4B, 6F6B, 6F2B, 4F4B, इस तरह से अलग अलग कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन के हो सकते हैं। ट्रैक रिले में 2F1B, 2F2B, 4F2B, ECR में 3F3B और ECR में दूसरा 4F4B, इस तरह के स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं क्यू सीरीज़ में। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट का जो अगर 12/4B होगा तो कौन से फ्रंट होंगे, कौन से बैक होंगे, वो जो हमने पहले डिस्कस किया है एक स्लाइड पहले, तो उसके अनुसार इसको आप चेक कर सकते हैं। और 8F8B होगा तो कैसा होगा, 6F4B होगा तो कैसा होगा, तो उस तरह से ये इसके स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बीच में जो क्रॉस वाला हिस्सा जो भी है वो इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अगर क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब ये अलॉटेड नहीं है, यहाँ पे रिले के पीछे कोई भी कॉन्टैक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। अगर इसमें आप वायरिंग कर रहे हैं रिले बेस में तो वायरिंग जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें सारे कवर नहीं किए गए, कुछ कवर किए गए, तो उसको देख के समझा जा सकता है। इसके बाद आ जाता है कि शेल्फ टाइप और प्लग इन टाइप रिले में अंतर। तो शेल्फ टाइप रिले जो शेल्फ में हम उसको हम रखते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तो शेल्फ उसको ज़मीन में तो रख नहीं सकते, ज़मीन में रखेंगे तो वायरिंग करने में दिक्कत होगी, फेलियर अटेंड करने में दिक्कत होगी। जबकि वो कोई उसी तरह से कोई प्लेटफॉर्म हमें बनाना पड़ेगा, तो हम क्या बनाते हैं उसके लिए शेल्फ बनाते हैं। तो शेल्फ टाइप रिले शेल्फ बना के एक प्लेटफॉर्म बना के एक इतने हाइट पे बनाते हैं ताकि हम जो उसको आसानी से एक्सेस कर सके, आसानी से वायरिंग कर सके, फेलियर को अटेंड कर सके, देख सके। तो इसके लिए एक शेल्फ बनाना पड़ता है, तभी जाके रिले को हम रख सकते हैं, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं शेल्फ टाइप रिले। और प्लग इन टाइप रिले का मतलब क्या है, ऐसे रिले जो कि हम प्लग बेस में प्लग कर रहे हैं तो वो प्लग इन टाइप रिले। माउंटेड हॉरिजेंटल प्लेन, तो जो शेल्फ टाइप रिले वो हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा जाता है, तो जो वर्किंग स्टाइल है उसके हिसाब से उसको वो हॉरिजेंटल प्लेन पे ही रख के उसको हम काम में ले सकते हैं। और प्लग इन टाइप रिले जो है वर्टिकल प्लेन पे रखा जाता है। शेल्फ टाइप रिले जो है हैवी होती है वजन में और साइज़ में भी बड़ा होता है, जबकि प्लग इन टाइप रिले जो है लाइट वेट होता है उसके कंपैरिजन में और कॉम्पैक्ट होता है। रिले आर्मेचर जो है वो ग्रेविटी के कारण गिरता है। अगर शेल्फ टाइप रिले की हम बात करें तो रिले आर्मेचर जो है वो ग्रेविटी के कारण गिरता है, उसमें कोई स्प्रिंग का दबाव नहीं होता है, जबकि प्लग इन टाइप में हेलिकल स्प्रिंग या पुशर स्प्रिंग होता है। और शेल्फ टाइप रिले जो है जगह ज़्यादा लेता है, प्लग इन टाइप रिले जो है जगह कम लेता है। रिप्लेसमेंट में शेल्फ टाइप में बहुत ज़्यादा समय लगता है और प्लग इन टाइप में समय बहुत कम लगता है। रिले को निकालना है, दूसरा रिले अगर रेडी है तो तुरंत हम लगा सकते हैं। और इसमें टाइम ज़्यादा क्यों लगता है कि इसमें रिले में ही एक एक टर्मिनल कॉन्टैक्ट टर्मिनल से तारों को खोल के दोबारा से लगाना होता है, तो इसीलिए ऐसे रिले में टाइम तो ज़्यादा लगता है। साथ ही साथ जब भी हम रिले को रिप्लेस कर लेते हैं तो हमें सर्किट को टेस्ट करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट के दौरान भी बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी पड़ती है। और प्लग इन टाइप में चूँकि वायरिंग को हम डिस्टर्ब नहीं करते तो उसमें कोई भी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं, सिंपली रिले को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद जो है शेल्फ टाइप वायरिंग में प्री वायरिंग ऑफ रिले पॉसिबल नहीं। जब तक हमारा रिले नहीं है साइट पे तो बिना रिले को रख के हम प्री वायरिंग नहीं कर सकते, कोई भी वायरिंग नहीं कर सकते। लेकिन प्लग इन टाइप रिले में रिले बेस में ही हम वायरिंग कर सकते हैं और करते भी हैं। तो रिले को जब भी हम वायरिंग करते हैं तो रिले में बेस में पहले प्लग बेस में हम वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद रिले को हम प्लग बेस में फिट करते हैं या प्लग करते हैं। उसके बाद शेल्फ टाइप रिले में चूँकि कोई ऐसा वायरिंग ही हमें जब करना है, सभी को हर बार करना है, तो उसमें कोई ऐसा चांस नहीं हो सकता है कि कोई रिले इंटरचेंज हो जाए। नॉर्मली वैसा माना जा सकता है और इतनी उसमें वैरायटी भी नहीं है, तो इसीलिए कोडिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्लग इन टाइप रिले में चूँकि सभी का बेस एक जैसा है, किसी के बेस में कोई भी रिले फिट हो सकता है, तो इसीलिए कोडिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत है उसमें, कोडिंग पिन और कोडिंग होल। तो रिले के बेस में कोडिंग पिन होती है और रिले बेस प्लग में जो है कोडिंग होल होते हैं, तो वो जब आमने सामने आते हैं
तभी ये जो है उसमें फिक्स हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शेल्फ टाइप रिले ज़्यादा सेंसिटिव होता है और प्लग इन टाइप रिले कम सेंसिटिव होता है। उसके बाद ऑपरेशन के लिए शेल्फ टाइप रिले में कम वोल्टेज चाहिए, प्लग इन टाइप रिले में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। अगर हम करंट की बात करें तो शेल्फ टाइप में करंट की रिक्वायरमेंट कम है ऑपरेटिंग करंट की, और प्लग इन टाइप में करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके बाद पावर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, पावर जो कितना कौन सा खर्च किसमें ज़्यादा होता है या रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो शेल्फ टाइप में पावर रिक्वायरमेंट कम है, प्लग इन टाइप में पावर रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसके बाद एक 40 नंबर पे एक डिफरेंस है जो कि ओवरऑलिंग की बात कर रहे हैं। पीरियोडिकली रिले की ओवरऑलिंग करनी है या नहीं, तो शेल्फ टाइप रिले में ओवरऑलिंग होती है, प्लग इन टाइप में कोई भी रिले की ओवरऑलिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है। तो शेल्फ टाइप में 2 रिले हैं, लाइन रिले है तो वो 15 साल, ट्रैक रिले तो 10 से 12 साल। प्लग इन टाइप में कोई भी ओवरऑलिंग नहीं होती है, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ ट्रैक रिले के केस में बोला गया है कि 10 से 12 साल के बाद रिले को रिप्लेस कर देना है, रिले को रिप्लेस कर देना है, कोई भी ओवरऑलिंग नहीं होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट डिफरेंस है कि शेल्फ टाइप रिले में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों तरह के कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, प्लग इन टाइप में जो है केवल मात्र इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट ही होता है। इसके बाद मैक्सिमम कॉन्टैक्ट की संख्या उसमें शेल्फ टाइप रिले में 6 है, और प्लग इन टाइप में मैक्सिमम कॉन्टैक्ट जो है 16 हो सकता है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं हम क्यू स्टाइल से बात कर रहे हैं। अगर K50 है तो K50 में डिपेंडेंट कॉन्टैक्ट होते हैं, प्लग इन टाइप रिले क्यू स्टाइल के उसमें सारे कॉन्टैक्ट जो है इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट ही होते हैं। इसके बाद पोलर रिले की बात करेंगे। जो शुरुआती क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि रिले जो है या तो डीसी सप्लाई से पिकअप होने वाले काम करने वाले रिले या तो न्यूट्रल रिले होंगे या पोलर रिले होंगे। तो न्यूट्रल रिले में हमने जानकारी ले ली, अब पोलर रिले के बारे में बात करेंगे। तो पोलर रिले क्या है कि डीसी पोलर रिले इज़ वन विच मेक्स डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पोलरिटीज ऑफ डीसी सप्लाई कनेक्टेड टू इट्स कॉयल। कॉयल में दी जाने वाली सप्लाई की अगर हम पोलरिटी बदलेंगे तो उसके सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनने वाले होते हैं वो अलग अलग बनेंगे। और इसके लिए क्या अरेंजमेंट है, तो एक स्टील स्ट्रैप जिसमें कि एक परमानेंट मैग्नेट अटैच किया गया है, उसको जो है जो मैग्नेटिक कॉयल है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके नज़दीक उसको रखा गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब भी सप्लाई आएगी तो परमानेंट मैग्नेट के साथ उसका इंटरफेरेंस होगा, और उसके कारण जो है हमारा स्टील का जो स्ट्रैप है वो मूव करेगा, और जो स्टील स्ट्रैप है उसके साथ ही आर्मेचर को लगाया गया है तो आर्मेचर भी मूव करेगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि पोलरिटी के चेंज करने पे स्टील का जो स्ट्रैप है वो दोनों तरफ मूव करता है, और उसके कारण 2 तरह के कॉन्टैक्ट इसमें बनते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, इस डायग्राम में देख सकते हैं वो स्टील स्ट्रैप दिखाई दे रहा है, और पोलराइज्ड ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाई दे रहा है, और साथ में 2 कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहे हैं। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट और राइट हैंड की तरफ रिवर्स कॉन्टैक्ट है। बीच में जो इसका एक पतला सा कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है वो आर्मेचर कॉन्टैक्ट है, और रिले नॉर्मल कॉन्टैक्ट और रिवर्स कॉन्टैक्ट के नीचे R1 और R2 जो है रिले के कॉयल है, कॉयल में पोलरिटी बदल बदल के देंगे। तो रिले जो है दोनों कभी नॉर्मल कॉन्टैक्ट के साथ संबंध बनाएगा, कभी रिवर्स कॉन्टैक्ट के साथ संबंध बनाएगा। तो ये जो आर्मेचर है इसको कनेक्ट करने के लिए ये पॉइंट है जो कि रिवर्स कॉन्टैक्ट के ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर में, ये आर्मेचर कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे हम सप्लाई देंगे। तो ये पोलर रिले को जो सप्लाई जो हमें सर्किट को कंट्रोल करना है उसके लिए जो हम रिले कॉन्टैक्ट में सप्लाई देंगे वो आर्मेचर कॉन्टैक्ट में देंगे, और वो रिले के पिकअप किस साइड पिकअप होता है उसके हिसाब से कभी ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट से बाहर की तरफ आएगा या कभी रिवर्स कॉन्टैक्ट की तरफ से बाहर आएगा। और जिधर भी सप्लाई देंगे, अगर R1 की तरफ सप्लाई देंगे तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट बनेगा, अगर R2 की तरफ सप्लाई देंगे तो रिवर्स कॉन्टैक्ट बनेगा। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जिधर भी पॉजिटिव देंगे
आर्मेचर कॉन्टैक्ट उसी तरफ बनेगा। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है, पहले स्कीमेटिक डायग्राम था और बिल्कुल ही नज़दीक नज़दीक कॉन्टैक्ट बना हुआ है और ये आर्मेचर और कॉन्टैक्टों के बीच 1.5 mm से अधिक का गैप होना चाहिए, उससे लेस गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसमें कॉन्टैक्ट बनते हैं और इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये R1 पे अगर हम पॉजिटिव देंगे तो कॉन्टैक्ट जो है वो लेफ़्ट की तरफ बनेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट की तरफ बनेगा, और अगर R2 में पॉजिटिव देंगे तो कॉन्टैक्ट रिवर्स कॉन्टैक्ट बनेगा या राइट साइड में बनेगा। इसके बाद पोलर रिले चूँकि पोलरिटी को सेंस करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को सेंस करता है, इसीलिए डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो करके हम डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। और इसका एप्लीकेशन कहाँ, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन जो है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, उसको PR कहते हैं, कहीं कहीं हम BCR कहते हैं, तो SG ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और टोकन इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये वाइटल रोल अदा करता है। साथ ही साथ इसमें ये बताएगा कि जो कॉन्टैक्ट है और उसके बीच में गैप 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए ताकि किसी वाइब्रेशन के कारण कोई कॉन्टैक्ट एक्सीडेंटली ना बन जाए। इसके बाद इसका टेक्निकल पैरामीटर तो 17 मिली एम्पेयर पे ये काम करना शुरू कर देता है, लेकिन इसको 25 मिली एम्पेयर तक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में देते हैं। रेटेड इसका जो है 21 मिली एम्पेयर है और कॉयल का रेजिस्टेंस 77 ओम है, 2 इसमें कॉयल है और नॉर्मली इसको हम सीरीज़ में ही इस्तेमाल करते हैं तो 77 ओम है। और इसके अलावा बाकी पैरामीटर्स में AC इम्यूनिटी 10 वोल्ट AC है, ड्रॉप वैल्यू जो है 50% PUV है और करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है 1 एम्पियर है। अगर हम लगातार दे रहे हैं 30 सेकेंड तक हम 2 एम्पियर के करंट को भी दे सकते हैं। और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है 0.25 ओम है जब पिकअप वैल्यू से थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज हम देते हैं, एक्सेस वोल्टेज देते हैं। इसके बाद ट्रैक रिले और लाइन रिले में क्या अंतर है वो देख लेंगे। जो ट्रैक रिले, जो ट्रैक से जुड़ी हुई सीधी रिले है वो ट्रैक रिले कहलाएंगी और जो अदर देन ट्रैक रिले वो सारे लाइन रिले हैं। इसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या अंतर है उनमें, तो ट्रैक रिले जो है वोल्टेज के रेगुलेशन पे काम करता है, वोल्टेज धीरे धीरे कम कर रहे हैं, अपने आप ही धीरे धीरे ट्रैक में गाड़ी आने के बाद वोल्टेज कम होता है, बिल्कुल ही जीरो नहीं होता है, कटता नहीं है, कोई सप्लाई हम उसमें काटते नहीं है, तो इसीलिए वोल्टेज के रिडक्शन के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। और लाइन सप्लाई वोल्टेज होने या ना होने पे काम करता है, लाइन रिले वोल्टेज होने पे या ना होने पे काम करता है। रिले की सेंसिटिविटी की बात करें तो इसकी परसेंटेज रिलीज जो है ट्रैक रिले का मिनिमम 68% होना चाहिए और लाइन रिले का जो है जो A टाइप है वो 60% मिनिमम, B टाइप जो है वो 50% मिनिमम और A टाइप में एक सेंसिटिव रिले है जो कि एक्सेल काउंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिनिमम 65% होना चाहिए। इसके बाद और क्या डिफरेंस है, तो ट्रैक रिले में जो कॉन्टैक्ट होंगे वो नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट कम होंगे, लाइन रिले में कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा होंगे। ट्रैक रिले में मैक्सिमम कॉन्टैक्ट की हम बात करें तो वो 4 हो सकती है, लाइन रिले में मैक्सिमम कॉन्टैक्ट जो है 16 हो सकती है। कॉयल रेजिस्टेंस जो है वो ट्रैक रिले का लेस है 2.25 से 9 ओम और लाइन रिले में जो है मिनिमम 200 से लेके 1000 ओम तक हो सकता है। वर्किंग वोल्टेज जो है वो ट्रैक रिले का कम है, लाइन रिले का कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, मिनिमम 12 वोल्ट है, 12, 24, 60 तक वोल्टेज वाले रिले जो है लाइन रिले पॉसिबल है। उसके बाद वर्किंग करंट ट्रैक रिले का कम है, ट्रैक रिले का ज़्यादा है और लाइन रिले का वर्किंग करंट उसके मुकाबले काफ़ी कम है। इसके बाद लोड रिक्वायरमेंट, ट्रैक रिले में लोड रिक्वायरमेंट कम है और लाइन रिले में लोड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब जो पावर कंजम्पशन है वो लाइन रिले का ज़्यादा है। एक्सटर्नल पावर लॉस जो है ट्रैक रिले में होता रहता है क्योंकि उसके साथ जो अगर नॉन RE एरिया तो कम से कम फीड रेजिस्टेंस होगा और जो उसका वर्किंग स्टाइल है, गाड़ी हो या ना हो उसमें पावर खर्च होता रहेगा, फीड रेजिस्टेंस पे पावर सप्लाई जो है वो ड्रॉप होती रहेगी, तो एक्सटर्नल पावर लॉस होगा और लाइन रिले में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। इसके बाद AC इम्यूनिटी की बात करें तो AC इम्यूनिटी ट्रैक रिले में कंपैरेटिवली कम होता है, 30 से 80 वोल्ट, लाइन रिले में 300 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक जो है लाइन रिले में AC इम्यूनिटी होती है। पीरियोडिकल ओवरऑलिंग जो है वो जैसे हमने पहले बताया था कि शेल्फ टाइप रिले में
आपका पीरियोडिकल ओवरऑलिंग अगर ट्रैक रिले है तो 10 से 12 साल है, और प्लग इन टाइप रिले में चूँकि कोई पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होती नहीं तो 10 से 12 साल बाद उसको बदल देना है। और लाइन रिले में अगर हम बात करें तो शेल्फ टाइप की POH जो है पीरियोडिकल ओवरऑलिंग 15 साल है, और अगर प्लग इन टाइप लाइन रिले तो उसको जो है कोई भी रिप्लेसमेंट ईयर या POH दोनों में से कुछ भी नहीं है, डिफेक्टिव होने पर ही बदला जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ये टॉपिक सारा। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।